तो जिस भी देश में, इसलिए गरीबों की, अगर कोई देश में, कोई सिटी में जहाँ गरीब हैं, जिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स, उनके लिए इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि हम जाके ऐसा खाना बनाएं, ऐसा खाना खाएं जो सबसे ज़्यादा हेल्थ सपोर्टिव हो सके हमारे लिए। तो हम वो अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? तभी अगर आपको भगवान ने, कोई कोई लोग होते हैं ना, ये सोचते कि हमको गरीब क्यों बनाएं, या अगर ये अंकल ने सोचा होता हमको अपाहिज क्यों सडनली बना दिया भगवान ने। कारण यही था कि अगर वो अपाहिज होने के बाद उनको जो जो कष्ट आए, वही कष्ट से उन्होंने सीखा कि अच्छा खाना खाना ज़रूरी है। फिर वो अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, उनका शायद हॉबी भी था पेड़ पौधे उगाना। जो भी कारण हो, उन्होंने सही सीख ली करके उस सही डायरेक्शन में वो गए करके एक ऐसा बंजर ज़मीन को भी वो अच्छे से फर्टाइल ज़मीन अभी बना पाए हैं। और अभी उसमें इस वीडियो में उन्होंने कंपोस्टिंग के लिए दिखाया है कि उन्होंने उनके जो पेड़ पत्ते मर जाते हैं उसी को उन लोग कलेक्ट कर रहे हैं। पर आप ये भी समझिए, जो पेड़ पत्ते मर गए वो भी आप कंपोस्टिंग में डालेंगे। मैंने क्योंकि कंपोस्टिंग थोड़ा इंडिया में किया है अपने घर में, मैं पेड़ भी उगा रही थी, मेरे कुछ कुछ पेड़ उगे भी थे कुछ महीनों के लिए। पर जब भी वाटर पोल्यूशन आ जा रहा था या एयर पोल्यूशन आ जा रहा था, मेरे पेड़ पौधे मर रहे थे। तो मैंने अच्छे से लॉन्ग टर्म गार्डनिंग नहीं की है, पर होम गार्डनिंग थोड़ा चालू किया था स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें ही जब मैं होम गार्डनिंग के वीडियोस देखती थी, तो उसमें से मुझे एक सीख ये मिली थी कि कुछ कुछ आप होम गार्डनिंग के कंपोस्टिंग के वीडियोस देखोगे, एक तो कुछ कुछ वीडियोस में वो लोग बोलते हैं, आपने ये टर्म भी सुना होगा, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर होता है कि आपके कंपोस्टिंग में आप थोड़े इंसेक्ट्स रखो। तो उसमें वर्म्स होते हैं, अर्थ वर्म्स, जैसे अलग अलग टाइप के वर्म हुए होते हैं। कंपोस्टिंग जो किट्स होते हैं वर्मी कल्चर वाले, उसमें वर्म्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको थोड़े से इंसेक्ट्स चाहिए ये जो कंपोस्ट को डिसइंटीग्रेट करने, वो जो आपके जो पेड़ पत्ते पौधे के पार्ट्स आप कलेक्ट करें, वो अंकल ऐसे बड़े से एक चीज़ में कलेक्ट कर रहे थे ना, लंबे से एक कलेक्शन वाला उन्होंने बना दिया था। तो वो जो कलेक्शन एरिया में उनका कंपोस्ट कलेक्ट हो रहा है, वो उसमें एक्चुअली थोड़ा नेचुरल ऑर्गेनिक माइक्रोब्स भी होंगे। तो वो माइक्रोब्स प्लस इंसेक्ट्स प्लस वो जो सूखे सूखे पत्ते हैं, और थोड़े थोड़े आपको सॉफ्ट सॉफ्ट पानी भी डालना पड़ता है। ये सब मिला के आपका कंपोस्ट धीरे 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 सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो वो सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए आपको पानी भी चाहिए, थोड़ा सा धूप भी चाहिए, थोड़ा सा हवा भी चाहिए, थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक पेड़ पत्तों का मटेरियल भी चाहिए। पर आपको उसमें माइक्रोब्स भी डालना होता है। कोई कोई कंपोस्टिंग वीडियोस में मैंने देखा है लोग थोड़ा सा दही डाल देते हैं या बटर मिल्क डाल देते हैं। जो घर का दही होता है, घर के दही के कंटेनर में थोड़ा पानी मिक्स करके वो डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि दही में यूजुअली माइक्रोब्स होते हैं, ईस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है। तो वो जो दही का बैक्टीरिया और यीस्ट है, वो भी ज़रूरी होता है कंपोस्टिंग में हेल्प करने के लिए। तो सेम वे, अगर आपने आपके पेड़ पौधों को ग्रो करने के वक्त बहुत सारा फंगिसाइड डाल दिया है, मतलब फंगस का ग्रोथ आप बंद करना चाहते हो, तो तब क्या होता है, जो हेल्दी फंगस है, जो आपके कंपोस्टिंग में हेल्प करेगा, जो आपके सॉइल को फर्टिलिटी के लिए हेल्प करेगा, वो हेल्दी फंगस भी मर जाएगा। सेम वे इन्होंने भी कहा वीडियो में, इन्होंने फंगस के बारे में नहीं कहा है, पर इनके वीडियो में वो इंसेक्ट के बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, नेचर को ऑब्ज़र्व करते करते, कि बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं। तो वो बेनिफिशियल होते हैं करके वो अलाउ कर रहे हैं वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को अपने पेड़ पौधों के पास रखना। फिर जो थोड़े थोड़े उनको बेनिफिशियल इंसेक्ट नहीं लग रहे, जैसे कि एंड्स उनको नहीं अच्छे लग रहे, या ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनके पेड़ पौधे को खा दे रहे हैं, उस वजह से उन्होंने क्या बोला है, नेचुरल उन लोग इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। जैसे नीम के पत्ते, नीम के पेड़, और दूसरे और 2-3 फ्लावर्स के उन्होंने नाम लिए हैं। तो वैसे ही इंडिया में भी नीम और भी ऐसे प्लांट्स हैं जो नेचुरली इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं। तो अगर आप वो वाले फूलों के पेड़, पत्तों के पेड़ लगाएंगे आपके गार्डन में, तो आप खुद ही देखेंगे कि नेचुरली जो ख़राब कर देगा आपके लैंड को, वैसे वाले इंसेक्ट्स नहीं आएंगे आपके गार्डन में।
और अगर कुछ कुछ ऐसा भी आ जाए टाइम कि अभी इनका तो अराउंड 1-2 एकड़ का लैंड है या हेक्टेयर का लैंड है, उन्होंने कुछ कहा, तो वो जो जितना लैंड उनका है उतने लैंड में अगर उसका 10% 20% कभी कभार अगर स्पॉइल भी हो जाए, हमको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी स्पॉइलेज भी ज़रूरी है, कि जो चीज़ ना बहुत ख़राब हो जाती है वो चीज़ को डिस्ट्रॉय करना भी ज़रूरी होता है, और वो नेचर के पास ही ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म है वो चीज़ डिस्ट्रॉयड करने की। जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, पर वो नेचुरल कैलामिटीज़ भी, उसमें भी एक्चुअली अगर आपको पता नहीं आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है, पर अगर आपको पता होता, मगर भगवान को तो पता है ना आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। सपोज़ एक ऐसा सिटी है जिस सिटी में अभी 100 लोग रहते हैं, या टाउन है, वो टाउन में मे बी 100 लोग रह रहे हैं, और वो 100 लोग ऐसे कुछ प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई लोग बिज़नेस करते हैं, कोई लोग डॉक्टर्स हैं, कोई लोग टीचर्स हैं, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। पर अभी वहाँ का एरिया में इतना अर्थ एक्टिविटीज़ उन्होंने कर दिया है जिसकी वजह से सपोज़ अभी वहाँ पे कोरोना वायरस जैसा कोई डिज़ीज़ आएगा, या उनके पेड़ पौधे सब फेमिन आ जाएगा, या कुछ आने वाला है फ्यूचर में जो वहाँ के चीज़ को बहुत तकलीफ़ देह बना देगा। और अगर भगवान को पता है कि वो तकलीफ़ दे ऐसा लेवल का होगा कि कोई इंसान वहाँ है नहीं, जो अगर आप बीमार पड़ जाओ किसी को ठीक रखने के लिए इंसान वहाँ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स होना मतलब ये नहीं कि आप सबको बीमारी से दूर रख सकते हो। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ जो बीमारी से दूर रखने के सही तरीके नहीं जानते, क्योंकि बीमारी, डॉक्टर्स का काम सिर्फ दवाई देना नहीं होता, डॉक्टर्स का काम वहाँ के पॉपुलेशन को हेल्दी रखना भी होता है। वो सेकेंड एस्पेक्ट होता है। फर्स्ट एस्पेक्ट होता है कि आपके पास जो पेशेंट आए उसको आपने दवाई दे दी, उसका आपने ठीक कर लिया बेस्ड ऑन आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। पर दूसरा जो एस्पेक्ट होता है, लोग बीमार ना पड़े, उसके बारे में भी थोड़ा काम डॉक्टर्स को करना होता है, जो आजकल के डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स उस डीप लेवल में अपना काम नहीं करते। तो जब ऐसे लोग आ जाते हैं जो डीप लेवल में काम नहीं कर रहे, फार्मर्स आ गए जो डीप लेवल में फार्मिंग नहीं कर रहे, टीचर्स आ गए जो डीप लेवल में टीचिंग नहीं करा पा रहे, तो ऐसे करके पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ लोग जो वो जगह में रह रहे हैं, 100 लोग हो, 1000 लोग हो, 1 मिलियन लोग हो, अगर उतने लोग, जितने लोग हैं उसमें से बहुत कम लोग हैं जो समझा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं वैसे एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी है वहाँ के लोगों को हेल्दी रखने के लिए, पॉपुलेशन को सेफ़ रखने के लिए, और फ्यूचर पॉपुलेशन को भी हेल्दी रखने के लिए, आप वैसे लोग हैं ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे तो नेचुरली आप नेचुरल कैलामिटी और डिस्ट्रक्शन लाओगे, क्योंकि कोई है नहीं आपको सही सीख देने के लिए। या अगर बहुत गिने चुने लोग हैं, सपोज़ वहाँ 1000 लोग हैं, 1000 में से सिर्फ 10 लोगों को पता है कैसे अच्छे से वहाँ जी सकते हैं, वो इसलिए मर जाते हैं कभी कभी क्योंकि उनका फिर नेक्स्ट जन्म में वो जो उस जन्म में सीख लिए हैं कैसे हेल्दी प्लैनेट को रखना है, अब अभी नेक्स्ट जन्म में ऐसे जगह में जन्म लेंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उनसे सीखने के लिए। क्योंकि अगर आप 10 हो और आपके अगेंस्ट 1000 लोग हैं, और 1000 लोग कोई जानना नहीं चाहता कि कैसे अच्छे से रहना है, कैसे बैलेंस में रहना है, कैसे हेल्दी रहना है, कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है, या सिखाने आप कितना भी कोशिश करो वो सीख नहीं पा रहे। तो जो अभी सीख नहीं पा रहे, आपको जैसे स्कूल में भी होता है ना कि अभी कोई बच्चे होते हैं जिनको आप कितना भी सिखाओ वो फेल हो जाएगा, तो आपको तो कभी ना कभी उसको छोड़ना पड़ेगा ना। तो कोई स्कूल्स होते हैं उनको या तो पास दे देते हैं, पर आप कितना भी पास दे दो, जो चीज़ आपने सीखी नहीं वो तो आपने सीखी नहीं। अब स्कूल में एक डिग्री भी आपको मिल जाए, उसके बाद अगर आपने 1 to 10 का कुछ भी नहीं सीखा है ठीक से, फिर बाद में उसको आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे आपके लाइफ में, राइट। क्योंकि वो स्कूल में भी कुछ सीख होती है, वो सीख आपने नहीं मिली आपको, तो आप फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और सपोज़ या कॉलेज में भी आपने वो 3 इडियट्स मूवी है, 3 इडियट्स मूवी में वो रणछोड़ दास बन के उसने जो सीखा था, अप्लाई किसने किया? जिसने सीखा, जिसको डिग्री है उसके लिए कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, जिसको डिग्री है
कुछ साल उसको पैसे मिले, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले वो फॉल्स डिग्री के वजह से, पर इवेंचुअली तो उसके लाइफ में फेलियर ही आएगा क्योंकि उसने वो डिग्री का सही वैल्यू से काम नहीं किया। तो और वैसे सभी लोग तो इंडिया में हैं करके हमारे जब ब्रिजेस कोलैप्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास उनके बिहाफ में किसी ने डिग्री तो ले ली, उनका एग्ज़ाम किसी और ने क्लियर कर दिया उनके जगह, पर उनके पास सर्टिफिकेट होने से क्या होगा? सही काम आपने अगर करना नहीं सीखा, सही काम करना नहीं चाहते, तब जाके आपका डिग्री का तो कोई वैल्यू नहीं है। और अगर मूवी में ऐसा है कि किसी और ने आपके लिए एग्ज़ाम दे दिया, पर रियल लाइफ में भी किसी और ने अगर आपके लिए एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप ही ने आपके लिए एग्ज़ाम दिया है, पर आप बार बार वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हो। कभी कभी ज़रूरी होता है ये समझना कि हम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं, ये चीज़ हमें करनी है कि ये चीज़ हमें करनी ही नहीं है। कोई कोई चीज़ें हैं कि आपको करनी नहीं है, लाइक सपोज़ आप डॉक्टर बनने के लिए 5 बार एग्ज़ाम दिए, पर शायद आपको डॉक्टर बनना नहीं था, या डॉक्टर इस कंट्री में नहीं बनना था, कोई और कंट्री में डॉक्टर बनना था। तो तब आप 5 बार एक ही कंट्री का एग्ज़ाम देना चाहिए कि एक कंट्री का एग्ज़ाम 3 बार दे के समझ लेना चाहिए कि शायद मुझे इस कंट्री का एग्ज़ाम नहीं देना, कोई और कंट्री का एग्ज़ाम देना है। या ऐसा भी हो सकता है कि शायद मुझे इस स्टेट में नहीं रहना, कहीं और मुझे जाना है, इसलिए मैं फ़ेल हो रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मुझे मेडिकल के कॉन्सेप्ट्स में थियोरेटिकली कितना भी रट्टा हमने मार दिया, पर हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में। तो कोई कोई ऐसे होता है जो बार बार मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बार बार IPSC UPSC ये सब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बार बार इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे कि शायद ये एग्ज़ाम आपको देना नहीं है, और इसी के लिए तो आपको भगवान से भी कनेक्ट होना पड़ता है। सेम वे अब ये अंकल शायद फार्मर गार्डनर कभी थे नहीं, या थे भी तो बहुत मिनिमल एक्टिविटी से फार्मिंग करते थे या गार्डनिंग करते थे, पर जब उनको ज़रूरत पड़ी और वो ज़रूरत पड़ के उन्होंने ठीक से समझा वो ज़रूरत को कैसे मिटाना है, तब देखो उनकी बरकत ऐसे हो गई कि वो सिर्फ क्या खुद के लिए खाना बना रहे हैं, नहीं, उनके प्रॉपर्टी में अभी ये जो 4 गार्डनर्स उनके लिए हेल्प कर रही है, वो लोग को भी थोड़ा खाना मिल रहा है उनके वजह से, वो लोग को जॉब मिल रहा है उनके वजह से। तो वो अपाहिज है करके लोगों ने अगर सोचा होगा ये अपाहिज के गार्डन में क्या काम करना, तो कोई उसको हेल्प करने नहीं आता, पर उनको भी काम चाहिए था, इनको भी चाहिए था कि कोई काम करने वाले आए, तो काम करने वाले लोग उसके पास आ गए, और वो लोग अभी फिर मिलके काम करके अच्छे से काम करना जानते हैं करके उन्होंने इतना गार्डन कर लिया अभी कि लोगों को भी अभी वो बेच सकते हैं। तो सिर्फ वो खाना जो उनका वहाँ अभी बन रहा है, उग रहा है, वो सिर्फ वो 4-5 लोगों के लिए नहीं है, अभी वो थोड़ा और 10-20 लोग भी शायद एक्स्ट्रा उनसे ख़रीद के वो अभी यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ जो है, आप जब सही कर्म करना जानते हो तो एक ही सही कर्म से पहले आप खुद को भी खिला पाओगे, फिर और दूसरों लोगों को भी खिला पाओगे, ऐसा कैपेसिटी आपको दे देगी भगवान। जबकि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे होगे जिसमें खुद को खिलाने वाली चीज़ें आपने ठीक से समझी नहीं कैसे कर्म करने हैं, तो तब क्या होगा, आप दूसरों को भी ठीक से नहीं खिला पाओगे। मेरी फैमिली में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी अच्छा सा गार्डन, उनका गार्डन जो था पहले फर्टाइल गार्डन था, ये वाले केस में तो अंकल ने एरिड गार्डन, बंजर जगह को उपजाऊ बना दिया, राइट। पर मेरे जो फैमिली के कुछ कुछ लोग हैं उन्होंने उपजाऊ जगह को बंजर बनाने के तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं अर्थ से अलाइंड होके कैसे गार्डनिंग करनी है। और कोई कोई है जिनके पास बहुत उपजाऊ अभी भी गार्डन है, पर उसका वैल्यू ही नहीं समझ रहे और दवाई दारू के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि उनके गार्डन में ही इतने सारे दवाई दारू, मतलब अगर आपको थोड़ा सा बीमार हो रहे हो तो उनके गार्डन में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उन लोग ठीक से उसको उगाएंगे, उसके बारे में ठीक से समझेंगे, तो वो पेड़ पौधों को खा के वो सुस्त रह सकते थे, उनके फैमिली में अच्छा हेल्थ रह सकता था लोगों का। पर पूरा जो ब्लेसिंग मदर अर्थ ने उनको दिया था वो उनके घर में वेस्ट जा रहा है, क्योंकि उनको ठीक से पता नहीं उसको मेंटेन कैसे करना है। और एक जो गार्डन का मेंटेनिंग जो है, एक तो जब आप ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हो उससे आपका गार्डनिंग फार्मिंग एक्टिविटीज़ ख़राब हो जाता है, पर दूसरा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़राब होता है आपके फार्मिंग के चीज़ें, वो ये है कि आपका जो घर में हम जब नहा रहे हैं साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े धोने का डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी केमिकल्स घर के फ्लोर्स को पोछा करने का चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब भी बहुत सारे आर्टिफिशियल केमिकल से बने हुए होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल केमिकल्स वाली चीज़ें आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हो,
उतने ज़्यादा केमिकल्स आपके जब आप नहा रहे हो, धो रहे हो कपड़े, घर को पोछा कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो अपने गार्डन्स का, सब जगह वो जो पानी आपका यूज़ कर रहे हो नहाने के लिए, वो पानी अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली आपके गार्डन के कहीं कोने में ही जा रहा है। तो अभी जिसका लंबा सा लैंड है, उसके लंबे से लैंड में वो शायद अगर 1,000 स्क्वायर फीट का लैंड है तो वो 1,000 स्क्वायर फीट के 10 स्क्वायर फीट कोने में जा रहा है। पर जिसके पास एक छोटा सा ही घर है, उसका तो वो घर के आसपास ही कहीं उसका सीवेज सिस्टम है। और आप देखोगे मॉडर्न लाइफस्टाइल में अच्छी सीवेज सिस्टम क्रिएट करना लोगों को पता नहीं है कि सीवेज भी अगर हम अच्छा खाएंगे तो आपका सीवेज भी ख़राब नहीं होगा। मतलब सपोज़ मैंने ना और मैंने ये मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट जैसा ही हो गया है लास्ट फ्यू ईयर्स में। जिस दिन मैं अच्छा क्वालिटी खाना मार्केट से खा रही हूँ, उस दिन मेरा जो वेस्टेज है, जब मैं नहाने जा रही हूँ या जब मैं अगर बाहर नहीं जा रही ज़्यादा पोल्यूटेड एयर में, तो मुझे तो साबुन ज़्यादा हैवी साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पीरियड्स मुझे नहीं होते तो मुझे या मैं ज़्यादा पसीना नहीं छूटता खाना खाने के बाद, और स्टिंकी पसीना नहीं छूटता, तो तब मेरे को ज़्यादा साबुन भी नहीं लगाना पड़ता मेरे कपड़ों को धोने के लिए। अगर मैं अच्छा खाना खाऊं तो मैं बाथरूम जब जाती हूँ कम बाथरूम जाती हूँ। जबकि अगर मैंने ख़राब खाना खाया है, मुझे बार बार टॉयलेट और स्वेटिंग और पूपिंग आएगा, बिकॉज़ वो खाना टॉक्सिक है मेरे लिए। तो इनिशियली जब आपका बॉडी अभी भी गुड हेल्थ में है, तब आपको बार बार फंक्शनल स्टेटस में है, तब आपको बार बार बाथरूम जाने को कहेगा। और जब लॉन्ग टर्म आप गंदा गंदा खाना 10 सालों से खा रहे हो, 5 सालों से खा रहे हो, तब क्या होगा? वही गंदा खाना, गंदा पानी जो आप पी रहे हो, वो दोनों मिला के पहले तो आपको बहुत बार बार पूप करने के लिए मजबूर करेगा। पर एक दिन आएगा जब आप वो टॉक्सिन इतना अक्यूमुलेट हो गया होगा वो खाने का, वो केमिकल वाला खाना जो हो रहा होगा, उसके वजह से, वो जो टॉक्सिन्स की वजह से आपका फिर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो ये मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है। तो कॉन्स्टिपेशन होना तब गलत हो जाता है जब बहुत लॉन्ग टर्म क्रॉनिकली आप कुछ केमिकल्स ऐसा वाला खा रहे हो, आपके पानी में है कोई पोल्यूशन जिसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और बहुत सालों से ही आपने वो गंदा पानी पिया है, इसलिए इवेंचुअली कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कि धीरे 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 आपका सिस्टम ब्लॉक होने लग जा रहा है। वो जो केमिकल्स है वो जा कहाँ रहा है? कुछ कुछ आपके बॉडी से शायद निकल रहा है, पर कुछ कुछ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल्स हाई है, तो कुछ कुछ आपके पेट के सेल्स में स्टिक हो जा रहा है, कुछ कुछ आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन सिस्टम में स्टिक हो जा रहा है। तो धीरे धीरे इसलिए आपके बॉडी के फंक्शनैलिटी ख़राब होने लग जाती है। पर इसी को अगर आपको सुधार के तरफ लेके जाना है, कि आपने देखा कि आपका घर का पानी ख़राब है, आपका सॉइल ख़राब है, आपका एयर पोल्यूशन लेवल्स भी हाई है। एयर पोल्यूशन लेवल्स तो पार्टली तो आपके एक्टिविटीज़ से हो रहा है, पार्टली आपके नेबर के एक्टिविटीज़ या नेबरहुड के एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। तो जितना आपके पास कंट्रोल है, अवेयरनेस है, लोगों को जागरूकता आप दिला सकते हैं, लोग जागरूक होना चाहते हैं, तो तब आपके आसपास का एयर भी अनपोल्यूटेड रहेगा। अगर जितना आप एफर्ट्स करोगे घर को पोल्यूशन फ्री रखने का, उतना तो आप एटलीस्ट कर लो। फिर उसके बाद आपके नेबर्स अगर कर पाए तो देन पूरा आपका सिटी टाउन अच्छे एयर पोल्यूशन फ्री लेवल्स में रह पाएगा, राइट। तो जितना ज़्यादा, अगर 1000 इंसान रहते हैं, 1000 एक एक इंसान ने मिलके कुछ कुछ काम किया जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाए, तो इमीडिएटली आप देखोगे आपके शहर का एयर पोल्यूशन ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, राइट। पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके आपको करनी है, और ये एक आदत की बात है। तो ठीक है, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से आपने गाड़ी चलाई, पर गाड़ी का कभी मेंटेनेंस ठीक से किया नहीं है, पर अब तो आप शुरू कर सकते हो गाड़ी की मेंटेनेंस करने की। आप खाना बनाते हो, इतने साल हमने नोटिस नहीं किया कि कौन सा क्वालिटी ऑफ फूड हम खरीद रहे हैं, पर अब आप नोटिस कीजिए कि अच्छे क्वालिटी का फ़ूड खरीदे। तो अच्छे क्वालिटी का फ़ूड आप खरीदोगे और उसको जब खाना बना रहे रहोगे तो उससे फिर गंदा स्मोक नहीं आएगा। पर अगर पुअर क्वालिटी का फ़ूड आपने ख़रीदा है मार्केट से, तो मोस्टली आप देखोगे भी, मेरे को मसाले से बहुत एलर्जी आती है। पर मसाले से एलर्जी क्यों आती है? अगर वो ऐसा मसाला है जो केमिकल पोल्यूटेंट वाला मसाला है, कि उसमें कुछ आर्टिफिशियल केमिकल है उसको प्रिजर्व करने के लिए, या उसमें कुछ और टॉक्सिन्स हैं, तो वो मसाला डालने से ही जब स्मोक आएगा खाना बनाते बनाते, बहुत ऐसे छींक आ जाती है, आइज़ वाटरी हो जाते हैं, कॉफ आने लग जाता है।
पर वही पेड़ अगर और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज़ वो पेड़ दिखने में बहुत हेल्दी है, लाइक लेट्स से मिर्ची मैंने ली अपने गार्डन से, नींबू लिया मेरे अपने गार्डन से, ऐसे अपने गार्डन से या किसी लोकल फार्मर के गार्डन से ही मैंने ख़रीदा है। पर अगर उनके गार्डन के सॉइल में कुछ भी कंटामिनेशन था, गार्डनिंग एक्टिविटीज़ में कुछ कंटामिनेशन था, या जो सेलर है सेलर की एक्टिविटीज़ में कुछ कंटामिनेशन था, ये सब मिला के आपके या आपके आपके घर में आप उगा रहे हो और आपके पानी में ही कंटामिनेशन था, सॉइल में कंटामिनेशन था, तो जो भी कारण से अगर कंटामिनेशन है हाई लेवल का, वो इवेंचुअली आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आ जाएगा। तो इसलिए जब अगर मैंने अभी वो मिर्ची अपने गार्डन से ही ली है पर गार्डन में पोल्यूशन है, तो अब वो मिर्ची मैं जब मसाले में डाल रही हूँ तो वो मिर्ची, मैंने कुछ कुछ मिर्ची ऐसे देखे हैं। एक गांव में मैं गई थी मेरे कज़न के घर, और वो मिर्ची खा के मेरा गला इस तरह जला जो नॉर्मल मिर्ची खाने से नहीं जलेगा। वो इसलिए जला क्योंकि उसमें सिर्फ वो नॉर्मल मिर्ची नहीं थी, वो मिर्ची ऐसी मिर्ची थी जो कुछ गंदे पानी में उगा गया है, और वो गंदे पानी में उग के उसके अंदर, जैसे अगर आप सपोज़ अब्यूज़, एक डोमेस्टिक अब्यूज़ वाला कोई विक्टिम को कभी आप देखे हो, अगर वो बहुत अब्यूज़्ड है, या कोई अब्यूज़्ड एनिमल को देखे हो, वो जब पीड़ा में बहुत किसी ने उसको बहुत मारा है या फिज़िकली वर्बली हिट किया है किसी इंसान को या एनिमल को, वो खुद बहुत एक अब्यूज़िव जैसा चिड़चिड़ा इंसान बन सकता है। वो एनिमल भी बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, या लोगों को ट्रस्ट नहीं करेगा, लोगों को टच करने नहीं देगा अपने आप को, ऐसा हो जाता है, राइट। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको अभी उसने तो किसी को ट्रस्ट करके किसी के साथ, कोई अगर उसको थोड़ा सा प्यार किया होगा, उसके साथ वो फ्रेंड हो गया होगा, पर अगर किसी ने उसको प्यार करके फिर मारा पीटा है तो वो तो अब्यूज़ है, राइट। तो उसने मार पीट खाई है, तो इसलिए वो अभी चिड़चिड़ा हो गया है कि उसका प्यार का फल ऐसा उल्टा आ गया, और बहुत ज़्यादा मार खा लिया होगा तभी वो कोई चिड़चिड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर जिसने सिर्फ सालों में 4 साल में एक बार मार खाई है, वो उतना चिड़चिड़ा नहीं होगा जितना जिसने हर साल, हर दिन, हर हफ्ते मार खाई है, राइट। तो वैसा होता है अब्यूज़ का इफ़ेक्ट। तो वैसे ही ये तो एक फ़िज़िकल अब्यूज़ हो गया, पर जो हम पेड़ों को, जब हम सही पानी नहीं देते, सही सॉइल नहीं देते, सही एयर नहीं देते, पेड़ हमको बोल तो नहीं पाएंगे शब्द से कि मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, तो वो पेड़ चिड़चिड़ा तो नहीं हो जाएगा, पर पेड़ के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। कैसे? उसके अंदर का जो बायोकेमिकल चीज़ें उसके अंदर उग रही है वो ख़राब होगी, तो वो पौधा वैसा हो गया था, तो टॉक्सिक हो गया है अभी वो प्लांट। तो अगर मैंने वो मिर्ची खाई, तो मिर्ची खा के गला इस तरह जला। जैसे मिर्ची से मैंने बहुत सारी तीखी मिर्ची खाई है, यूएस में हैबानेरो खाया, ऐसा नहीं है कि मैंने वर्ल्ड का सबसे टॉप मिर्ची खाया है, पर एटलीस्ट काफ़ी तीखे मिर्चीज़ भी बहुत सारी खाई है। तो मिर्ची का जो तीखापन है वो एक अलग तीखापन होता है। जो तीखापन अगर वो मिर्ची अच्छे क्वालिटी की मिर्ची है तो आपको टंग में सिर्फ आएगा वो तीखापन, ठीक है, फ्लेवर में आएगा। पर जब आप मिर्ची को वाला खाने को स्वॉलो कर लोगे, कभी आपका गला या इसोफेगल ट्रैक या आपका पेट नहीं जलेगा अगर उसको आपने नॉर्मल खाने की तरह खा लिया। क्योंकि मिर्ची हम जब खाते भी है तो किसके साथ खाएंगे? वो मिर्ची तो कोई दाल में होगी या कोई सब्ज़ी में होगी, या तो आपके कोई पिकल में होगी, राइट। तो आप दाल चावल सब्ज़ी के साथ मिर्ची को खाने वाले हो। या अगर किसी ने, कोई अमेरिकन है जो बर्गर खा रहा है, बर्गर के साथ वो एलोपिनो खाते हैं कभी कभी लोग, तो वो एलोपिनो भी मिर्ची जैसे होती है, तो वो एलोपिनो खा लिया। तो उसमें भी सेम थिंग कि आपने जब उसको खाया, वो तीखापन जो उसका होता है वो हेल्दी प्लांट से आया हुआ होता है। तो वो जो फूड के साथ आप खा रहे हो सिर्फ आपको एक तीखापन आपके मुंह में देगा, दैट्स इट। वो स्वाद में तीखापन लाता है। वो जब पचा लेते हैं तब वो तीखापन आपको नहीं देगा। पर ये जो मिर्ची इतनी ख़राब, उसमें चिड़चिड़ापन या उसके अंदर का जो बायोकेमिकल कंटेंट है ख़राब हो गया है। तो इसके लिए उसको जब मैंने च्यू करके स्वॉलो किया, च्यूइंग के वक्त मुझे एक्चुअली उतना चिड़चिड़ापन नहीं समझा, थोड़ा सा समझा, पर जैसे ही स्वॉलो कर दिया वो पूरा जल गया ये वाला एरिया। क्यों जल गया? क्योंकि वो टॉक्सिक था।
एंड सिर्फ मिर्ची के साथ ऐसा मेरा नहीं हुआ है, नींबू के साथ भी हुआ है। कोई कोई जगहों में जहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है उनके वाटर का, वहाँ के जब नींबू मैंने खाए हैं, और मैं तो दूसरे शहर से मैं ट्रैवल करके जा रही थी, तो ऑब्वियसली अगर आप एक शहर में जहाँ हेल्दियर सर्कमस्टेंस के आपने मिर्ची खाए हैं, नींबू खाया है, तो आपको पता है कि हेल्दी नींबू कैसा टेस्ट करता है, हेल्दी मिर्ची कैसा टेस्ट करता है। और बहुत सालों से अगर आपने खाया होगा तो आपको एक बेस लेवल तो पता होगा ना कि हेल्दी चीज़ क्या है। तो और फिर आप जब नए जगह जाते हो तो तब आप ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हो वहाँ के कुछ भी टेस्ट डिफरेंस में। तो वहाँ के नींबू का क्या हुआ, नींबू से मैं क्योंकि हाथ कभी कभी धोती थी या नींबू डाल के कपड़ों में अगर स्टेन लग गया है, नींबू और सॉल्ट से आप स्टेन को साफ़ कर सकते हो। पर वो नींबू ऐसा गंदे क्वालिटी का नींबू था। कोई कोई जगहों में तो अगर वो नींबू एकदम जस्ट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन वाले पानी में ग्रो हुआ है, तो वो नींबू वाला अगर आपने नींबू पानी बना के पिया, आपका पेट खराब हो जाएगा अगर उसमें माइक्रोब्स हैं। पर अगर वो नींबू ऐसे पानी में बना है जिसमें केमिकल कंटेमिनेशन हाई है, तो वो नींबू के अंदर भी ऐसे मिर्ची में जैसे मैंने बोला कुछ इरिटेंट केमिकल बायोकेमिकल आ गया है, वैसे ही कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस की वजह से वो नींबू के अंदर भी कुछ इरिटेटिंग सा चीज़ आ गया है। तो वो नींबू इनफैक्ट क्या हो रहा था, जब भी वो नींबू को मैं थोड़ा पानी में डाल के अगर सिर्फ वो नींबू को पी तो उतना इरिटेशन नहीं हो रहा था, पर अगर वो नींबू को पानी में डाल दिया तो ज़्यादा इरिटेशन निकल रहा था, क्योंकि वहाँ पानी के पोल्यूशन की वजह से ही वो नींबू ख़राब हो रहा है। तो कुछ तो हो रहा था जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन बहुत हो रहा था। जब नींबू को मैंने पानी में मिक्स करके पीने की कोशिश की या कपड़े धोने की कोशिश की, वो कपड़े मुझे स्किन को इरिटेट कर रहे थे, क्योंकि वो केमिकल्स ही उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल रिलीज़ हो रहा है, जब भी वो पानी में जा रहा है वो एक ऐसा केमिकल रिलीज़ कर रहा है जो आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है। इवन सौंफ के साथ मेरा ऐसा हुआ। मैंने एक अर्बल वाला वहाँ पे क्योंकि पोल्यूशन हाई था तो मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा था करके, मैंने एक कॉन्स्टिपेशन वाला अर्बल वाला एक प्रोडक्ट ख़रीदा। अब वो जो कॉन्स्टिपेशन जो अर्बल वाला प्रोडक्ट था, तो उसमें सौंफ और भी डिफरेंट अर्ब्स से बनाया हुआ वो मिक्स था। तो वो चूर्ण जैसा जो था उसको अभी पानी में जब डाल रहे थे, सेम थिंग, वो पानी में जाते ही वो ख़राब पानी था करके, पानी में जाते ही उसमें से इरिटेटिंग रिस्पॉन्स आ रहा था। तो वो पी के मुझे खांसी आ रही थी, स्किन इरिटेशन हो रहा था। अगर आपके इधर लिप्स में भी वो टच किया वो केमिकल, तो आपको इरिटेशन दे रहा है। क्यों? तो ये अगर मैंने वही प्रोडक्ट सपोज़ कोई और जगह में ग्रो किया है उसके इंग्रेडिएंट्स को, लाइक सपोज़ ये अभी एक्स स्टेट ऑफ इंडिया में मैंने ख़रीदा है और वही प्रोडक्ट और वो एक्स स्टेट ऑफ इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो उसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सपोज़ सिर्फ एक ही जगह से, एक ही स्टेट से आ रहे हैं, और अभी एक वाई स्टेट है जहाँ पे वो सेम इंग्रेडिएंट्स सपोज़ वो मिक्स में चूर्ण में 5-6 पौधों से आया है उसका कंटेंट। अब वो 5-6 पौधे अभी एक ऐसे जगह में ग्रो हुआ है जहाँ पानी अच्छा है, एयर अच्छा है, सॉइल अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, तो आप देखोगे तब वो चूर्ण आप खाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, कोई इरिटेशन नहीं होगा, क्योंकि वो हेल्दी प्लांट है। पर जिस प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स ऐसे जगह से आए हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल हाई है, वो आप खा के देखोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। सेम थिंग विद स्पाइसेस भी हुए हैं कि जब मैं पूजा बीच में कर रही थी, उस वक्त मैं कभी कभी थोड़े स्पाइसेस को जलाती थी पूजा के एक्टिविटी में, क्योंकि उससे अच्छी खुशबू आती है। तो तेज पत्ता जलाती थी या इलायची जलाती थी, और ये शाम के टाइम करती थी। तो तब क्या होता है, शाम के टाइम में आपने किया तो ये मैं एक नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट के हिसाब से यूज़ करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके खुशबू और स्मोक से फिर अगर आसपास थोड़े से ही मॉस्किटोज़ हैं तो मॉस्किटो वाला प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो और वही हुआ, मैं बहुत सारे महीने, वेरी रेयरली रेनी सीज़न के वक्त ही शायद एक बार 2 बार ऐसा हुआ कि मॉस्किटोज़ घर में आ रहे थे। अदरवाइज़ मैंने पूरा ऑलमोस्ट 1 साल चलाया था ऐसे जस्ट अगरबत्ती जला के और ये जला के खुशबूदार स्पाइसेस को जला के। पर कब मैं वो खुशबूदार स्पाइसेस जो हेल्दी रखता है एयर को, या जो अगरबत्ती हेल्दी रख सकता है एयर को, वो तब हो सकता है जब वो अगरबत्ती के कंटेंट्स अभी अच्छे प्लांट से आए, ऐसे प्लांट से आए जो ट्रूली नेचुरल प्लांट्स हैं, उसमें सेंट जो डाला हुआ है ट्रूली नेचुरल है,
और जब ये स्पाइसेस भी नेचुरल ऐसे प्लांट से आए जिसमें ज़्यादा केमिकल डाल के आपने वो पौधों को बढ़ाया नहीं है। पर अगर आपके पौधों को बढ़ाने के प्रोसेस में, और मैं एक स्पाइस प्लांटेशन वाले एरिया में भी गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने ऑब्जर्व किया कि उसको सुखाना भी पड़ता है ना स्पाइस को थोड़ी देर। तो जब वो स्पाइस को ड्राई होने का जो एरिया है, या स्पाइस को कलेक्ट करके, स्पाइस का एक प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस मैंने नहीं देखे हैं पर कुछ कुछ स्टेप्स जो देखे जिसमें उनको वो ड्राइंग करने का प्रोसेस था, उस वक्त अगर जहाँ वो स्पाइस ड्राई हो रहा है, अगर आपने पौधों में भी कुछ डाला नहीं है, पर जब ड्राई हो रहा है उस एरिया में आपने कुछ डाल दिया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कुछ और, तो तब क्या होगा, वो एरिया का, और या आपने नहीं डाला पर आपके नेबरहुड में लोगों ने डाला है, आप अच्छा कर रहे हैं एक्टिविटी, सपोज ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, पर आपके एरिया में आपका लैंड अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, पर 30-40 और जो आसपास के लैंड वाले एरियाज़ हैं वो लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे, तो कभी कभी आपके जो बॉर्डर के एरियाज़ के प्लांट होंगे उसमें आ जाएगा थोड़ा केमिकल्स। तो ये सब के कारणों से फिर क्या होता है कि आपके जो केमिकल्स हैं, केमिकल लेस जो प्लांट्स हैं, वही अभी वो जो स्पाइसेस जब ड्राई हो जाएंगे, स्पाइसेस में अगर हवा से या पानी से या सॉइल से आ गया कुछ कंटामिनेशन या क्रॉस कंटामिनेशन, तो ये दोनों ही ये सब कारणों से फिर वही स्पाइस जो अभी आपके लिए हेल्दी होता, अगर आपने खाने में मसाले के हिसाब से उसको गरम करके रोस्ट कर रहे हैं या तेल में फ्राई करके कुछ डिश बना रहे हैं, तब आपको वो इरिटेशन देगा। या वही स्पाइस अगर अभी उसको पाउडर करके आपने मसाला बना दिया, फिर अभी आजकल आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा कि बहुत सारे इंडिया के स्पाइसेस जो हैं, या सिर्फ इंडिया के नहीं, मार्केटेड हो सकते हैं इंडियन स्पाइस बोल के, पर वो स्पाइस ग्रो हो रहे हो सकते हैं मिडल ईस्ट में या कोई और कंट्री में, जो लोग इंडियन मार्केट को इंडियन स्पाइस ग्रो करके सेल कर रहे हैं, राइट। तो अभी आप जो भी विदेश में रह रहे हो, आपका स्पाइस ज़रूरी नहीं है इंडिया से ही आएगा, वो कोई और देश से भी आपके पास आ सकता है इंडियन स्पाइस का, राइट। तो जहाँ पे भी वो पेड़ पौधे ग्रो हो रहे हैं अभी, वो पेड़ पौधे अगर ठीक से ऐसे केमिकल से लेस्ड ग्रो होंगे, तो आपके स्पाइस पाउडर में इसलिए केमिकल कंटामिनेशन आजकल दिखता है, लेड का कंटामिनेशन, पेस्टिसाइड का कंटामिनेशन, और भी हार्मफुल केमिकल्स, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स के कंटामिनेशन उसमें आ गए हैं, क्योंकि जो ग्रोइंग प्रोसेस में या ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ये सब एरियाज़ में जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है, वही स्टेप्स से आपका खाना फिर ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे फ्रेश फूड के तरफ भी जो लोग हेल्दी फूड के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा अभी फ्रेश फूड की तरफ भी जाने की कोशिश करें, कि आपने जो उगाया वही उगा के आप खा लीजिए, खाने के बाद जो बचा उसको आप सेल कीजिए। आपने जो उगाया वही आप अगर आपके यहाँ वर्कर्स हैं, वर्कर्स के साथ शेयर कीजिए, फिर एक्स्ट्रा अगर बचा तो उसको सेल कीजिए। तो ऐसा अगर आप सेल्फ सफिशिएंसी लाना की स्मॉल एरियाज़ में कोशिश करेंगे, तब जाके एक ट्रू बैलेंस्ड अर्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब ये अंकल जो मॉडल अभी क्रिएट किए हैं पर्सनल लेवल में, ऐसे छोटे छोटे पर्सनल लेवल के हम तो कम्युनिटी एफर्ट्स कर सकते हैं। और इंडिया में मैंने देखा भी है, मुंबई जैसे शहरों में ही कोई प्लेसेस हैं जहाँ पे पूरी सोसाइटी ने मिलके होम गार्डनिंग करने की कोशिश की है, ताकि हेल्दी गार्डन वाले फूड आ सके। पर सिर्फ ये फूड के वजह से नहीं, आपने अगर सही तरीके से ये होम गार्डनिंग चालू किया या सोसाइटी का गार्डनिंग एफर्ट्स चालू किया, इससे अगर आपका सॉइल क्लीन रहेगा, धीरे धीरे अगर वाटर में भी पोल्यूशन होगा ना, धीरे धीरे वो वाटर का पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे चला जाएगा। या आपने जितना क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ किए, जितना क्लीन वेज यूज़ किया आपके कपड़ों को धोने का, आपके मेकअप को करने का, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस आप लाओगे, उतना लेस एलिमेंट्स ऑफ पोल्यूशन आपके लैंड में रहेगा। मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कुछ जगहों में, जहाँ गार्डनिंग होती है, जहाँ फार्मिंग हो रही है, वहाँ पे अगर, क्योंकि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस में ही मैं गई थी, तो वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है करके, वहाँ पे हम अभी टूरिस्ट प्लेस है करके ज़्यादा सोप यूज़ हो जाता है, ज़्यादा शैम्पू यूज़ हो जाता है, ज़्यादा क्लेंजिंग, आपके जो लिनन हैं, घर के जो बेडशीट्स हैं, ये सब भी ज़्यादा उन लोग क्लीन कर रहे होते हैं।
तो वो वक्त उस वक्त क्या होता है कि आप ज़्यादा अगर नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट्स को यूज़ करेंगे ये सब क्लेनलीनेस लाने के लिए, क्योंकि प्लांट्स तो हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो नेचुरल सोपी टेक्सचर देता है। तो अगर आप वो नेचुरल सोपी टेक्सचर के प्लांट्स यूज़ करेंगे या बायो एंजाइम्स जैसे चीज़ें इस्तेमाल करने लगेंगे फॉर क्लीनिंग योर क्लोथ्स, तब क्या होगा, या आपकी बॉडी के क्लेंजिंग के लिए भी, तो तब क्या होगा, अगेन आप वहाँ मोर नेचुरल बैलेंस ला सकते हैं, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फिर होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो एरियाज़ में अभी बहुत सारे लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर करके, मेरे अंकल्स के घर में तो वो लैंड सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ख़राब हो रहा है कि ह्यूमंस ही वहाँ इतने सोप्स यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल में कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारे जो वाटर पोल्यूशन वो लैंड का कर रहा है। तो धीरे धीरे इसलिए वो बंजर लैंड हो रहा है, या बंजर नहीं हो रहा, जो पौधे हैं, पौधों में पहले ग्रीनरी थी, अब धीरे धीरे वो येलो लीव्स ज़्यादा आ रहे हैं या जल्दी जल्दी पेड़ झड़ रहे हैं वहाँ पे। पर अगर आपको नहीं चाहिए कि वो पेड़ झड़े, नहीं चाहिए कि वो पेड़ झड़ के या येलो जल्दी जल्दी हो जाए, वो येलो जब येलोइंग होने लग जाती है मतलब सॉइल का एल्कलिनिटी हाई है। तो एल्कलिनिटी हाई क्यों है, क्योंकि हम साबुन जब यूज़ करते हैं तब वो एल्कलाइन होता है साबुन, तो एल्कलाइन साबुन यूज़ कर रहे हैं करके एल्कलिनिटी हाई हो जाती है। तो इसलिए जहाँ जिस सॉइल में आपने देख लिया कि एल्कलिनिटी हाई होके आपके अगर पेड़ पौधे मर रहे हैं या जल्दी जल्दी येलो हो रहे हैं, तो वो इंडिकेटर है। अब तो सिर्फ वो येलो हो रहा है पहले, पर कुछ साल बाद वो येलो सिर्फ नहीं होगा, वो मरने भी लग जाएंगे। कुछ साल बाद सिर्फ मरने नहीं लग जाएंगे, जो प्लांट्स बचे भी रहेंगे वो प्लांट्स आपको सही तरह के न्यूट्रिशियस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं दे पाएंगे, या फ्लावर्स नहीं दे पाएंगे, या उनका जो स्मेल आ रहा होगा, जैसे मैंने बोला कि वो मिर्ची से और नींबू से स्किन इरिटेशन आ रहा था, वैसे आपको इरिटेटिंग केमिकल्स वो स्प्रे करने लग जाएंगे एयर में, या मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा पर वो सटली हो रहा होगा वो चेंज। और फिर ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ का अगर आपने कुछ खाया भी प्रोडक्ट तो वो ख़राब होगा। जैसे एक जगह में मैं गई थी गोवा में, जहाँ पे, क्योंकि गोवा तो टूरिस्ट टाउन है तो बहुत सोप्स यूज़ होता है। सोप गोवा में भी ऐसे 2-3 टूरिस्ट प्लेसेस में ये मैंने देखा है, उनका सोप कंटेंट उनके पानी का बहुत हाई है। सिर्फ गोवा नहीं, गोवा में सबसे ज़्यादा एक जगह ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि उनके पेड़ का मैंने कोकोनट मांग के खाया था, तो वो जो कोकोनट था ना वो बहुत सोपी कोकोनट हो गया था। क्योंकि और वो मतलब सूख गया था कोकोनट, तो ऑब्वियसली वो जो पेड़ से गिर गया था वैसा वाला कोकोनट खोल के हमने खाया था, पर वो पेड़ भी ना सूख रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इतना पोल्यूशन हाई है, वो पेड़ के पास क्लीन वाटर नहीं है। तो वो जो कोकोनट भी है, कोकोनट के अंदर पानी भी अभी ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो पानी का कंटेंट भी कम है, या जो पानी है भी उसमें बहुत सोपी पानी था। और मैंने पिया भी वो पानी, तो मैंने सिर्फ ऊपर का थोड़ा पानी मैं पी पाई जो उतना सोपी नहीं था, और जो नीचे का पानी था वो ज़्यादा सोपी था करके मैंने नहीं पिया। फिर इवन जो मलाई जब मैं खाने गई थोड़ा सा ही खा पाई, ज़्यादा नहीं खा पाई, क्योंकि बहुत सोपी टेक्सचर था उसका। तो अब वहाँ के इंडस्ट्रीज़ अभी जहाँ ऐसे सोपी ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं कोकोनट्स, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो कोकोनट्स को फूड के लिए यूज़ करने के जगह आप चेंज कीजिए, उसको सोप्स बनाने के लिए यूज़ करिए, क्योंकि वो कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट से आप सोप्स भी बना सकते हैं। एंड इन फैक्ट कोकोनट का तो कोपरा जो होता है ना, वो कोपरा कितना यूज़फुल है। अगर आप इंस्टेड ऑफ बाइंग मार्केट से प्लास्टिक के स्पंज बर्तनों को धोने के लिए आप कोकोनट के कोपरा से आपका बर्तन साफ़ करेंगे, तो वो नेचुरली अभी साफ़ कर देगा इजीली। तो ऐसे सब नेचुरल मेथड्स की तरफ आप, क्लेंजिंग मेथड्स की तरफ जाएंगे, तो जो पोल्यूशन की वजह से अभी हो रहा है वहाँ पे बहुत सालों से, अभी वहाँ शायद 50 सालों से 100 सालों से वो फैसिलिटीज़ में बहुत सोप्स यूज़ हो रहे हैं। तो सोप्स, डिटर्जेंट्स, क्लेंजिंग एजेंट्स यूज़ हो के उसका एक्यूमुलेशन वहाँ के पानी में इतना हाई है कि जब वहाँ उग भी रहा है कुछ, उसमें भी वो सोप कंटेंट अभी हाई है। और ये गोवा में तो मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया, पर मुंबई में जैसे गाजर, मैं बचपन में मुझे अच्छा लगता था खाना,
पर मुंबई में बहुत बार ऐसे गाजर आते हैं मार्केट में जो मुझे हमेशा सोपी सोपी लगता था, और मेरे दूसरे फैमिली को समझ में नहीं आता था कि ये सोपी है, पर मुझे टेस्ट में बहुत सोपी लगता था। और अब मुझे समझ में आया, पर हर गाजर में वो सोपी टेक्सचर नहीं आता। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर गाजर में इसलिए नहीं आता कि सपोज़ आपके अगेन वो गार्डनिंग जहाँ वो गाजर का हुआ है, वो गार्डनिंग का पानी में अगर सोप ज़्यादा हुआ होगा, तो जिस गार्डनिंग के पानी में सोप ज़्यादा है वो वाले गाजर में सोप ज़्यादा होगा, और जिस गार्डनिंग के पानी में सोप है ही नहीं या बहुत माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में है, तो वहाँ के गाजर जब उग रहे होंगे वो नॉर्मल गाजर, उसमें सोप कंटेंट उतना हाई नहीं होगा। तो ये सब ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है हमको, क्योंकि ऑब्ज़र्व करके ही आपको फिर समझ में आएगा, रियलाइज़ कर पाओगे ना कि क्या गलत हो रहा है वहाँ पे। तो अगर मुझे नहीं चाहिए कि सोपी गाजर खाऊं या सोपी कोकोनट में खाऊं, तो क्या है ऑल्टरनेटिव तो वही है ना कि अभी अगर धीरे धीरे सोप यूज़ कर करके वहाँ का अगर पानी ख़राब होके ऐसे प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, तो उसको रिवर्स करना, उसके ऊपर दवाई चढ़ा के होगी कि धीरे धीरे आप वो पानी को सफाई की तरफ लेके जाइए। ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन डिवाइस आपने यूज़ किया, और फिल्ट्रेशन डिवाइस यूज़ करके कोई फ़िल्टर पानी यूज़ किया आपके गार्डनिंग एक्टिविटीज़ में, वो एक आप कर सकते हो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनको नेचुरल वाटर चाहिए होता है, और उनको वो नेचुरल वाटर वहाँ पे एलिमेंट्स से आते हैं। और एलिमेंट्स में मतलब जब बारिश हो रही है तब आता है, एयर से मॉइस्चर जो आ रही है वो आता है। तो जो एयर से मॉइस्चर आ रहा है, नेचुरल रेन से मॉइस्चर आ रहा है, वो जो पार्ट होता है पानी का सोर्स, वो तो जितना आप क्लीन रखोगे वहाँ का एनवायरनमेंट, उतना क्लीन आपको फिर पानी का सोर्स मिलेगा, राइट। और नेचर को सच में प्रिस्टीन मतलब सही तरीके से मैनेज करना है, तो उसको अलाउ करना पड़ेगा ना नेचुरल वे से जीने का, नेचुरल वे से उगने का। थोड़ा सा ह्यूमन का हेल्प चाहिए कि आपने डिग कर लिया सॉइल, पर ये जो वीडियो में वो ऐसे एक शार्प नाइफ जैसे चीज़ से उन लोग उसको खोद रहे थे, राइट। पर वही मिट्टी इतनी बंजर जैसी है, या शार्प नाइफ यूज़ करके आपको खोदना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ किसी ने फार्मिंग नहीं की, वहाँ बारिश नहीं हुई है, वहाँ केमिकल्स की वजह से वो पथरीला हो गया है। पर अगर उसमें अगर पानी आप डालेंगे, सॉफ्ट वाला कुछ ऐसे डालेंगे, और एसिडिक सॉइल में आप देखना खाना थोड़ा अच्छा उगता है कोई खाने, तो वो एसिडिटी भी थोड़ा सा सॉइल में चाहिए वहाँ पे। मगर अगर आपने बहुत सोप्स यूज़ किए हैं, तो एल्कलिनिटी की वजह से भी सॉइल का टेक्सचर थोड़ा अलग हो जाता है। तो मे बी वहाँ के सॉइल में थोड़ा एसिडिटी उनको चाहिए, वहाँ के सॉइल में उनको सोप का एक्टिविटीज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये सब आप वो अंकल के स्किन को भी आप देखेंगे, स्किन बहुत ड्राई था, पर उनका स्किन इतना ड्राई क्यों है? एक तो वो एरिड क्लाइमेट में रहते हैं, मतलब जहाँ बारिश कम हो रही है। पर अगर आपको बारिश भी अट्रैक्ट करनी है ना आपके लैंड में, एक तो उन्होंने सॉइल इम्प्रूव कर दिया, ग्रीनरी इम्प्रूव कर दी, पर अब थोड़ा सा टाइम आ गया है उधर बारिश लाने की एक्स्ट्रा, ताकि थोड़ा और वो जो ग्रीनरी है एरिड लैंड के लिए वो ग्रीनरी अच्छी है, पर अगर और बेटर उसको करना है और हेल्दियर करना है, तो सॉइल को उनको वहाँ के सॉइल में थोड़ा अलाउ ही करना पड़ेगा, इंसेक्ट्स को थोड़ा अलाउ ही करना पड़ेगा, थोड़े बैक्टीरियल ग्रोथ को थोड़ा अलाउ करना पड़ेगा, लेस सोपी कंडीशंस वहाँ रहने के, सोप वाले कंडीशंस को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। नेचुरल वो बोले खुद कि कुछ तो नेचुरल सोप करके कुछ बोल रहे थे, तो वो शायद जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे से खुद ही नेचुरल सोप की तरह। तो वैसे सबको जाना पड़ेगा, और आपको ऐसा बहुत सारे इंडिया में, हम तो लकी हैं हमारे लैंड इतने एरिड बहुत सारे जगहों में नहीं है, तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसा लैंड है जो इससे एटलीस्ट 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज़्यादा उपजाऊ लैंड है। पर जो इस लेवल का लैंड है उनको इनके जैसे टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए, पर जो लैंड इनसे बेटर क्वालिटी के हैं वो ख़राब ऐसे हालत में ना पहुँचे। क्योंकि आप ये याद रखिए कि मेक्सिको जो कंट्री है, वो कंट्री में मेक्सिको और यूएस में भी पहले ओल्ड एंशंट सिविलाइजेशन रहते थे, लाइक 5000 साल पुराने सिविलाइजेशंस वो वाले एरियाज़ में रहे हैं। तो पास्ट ह्यूमंस ने भी सोप्स यूज़ कर लिया होगा, पास्ट ह्यूमंस के भी एक्टिविटीज़ का असर वहाँ के सॉइल में अभी भी होगा। तो इसीलिए जो
अगर करंट ह्यूमंस ने भी सोप नहीं यूज़ किए होंगे, पर 5,000 साल पुराने सिविलाइजेशन ने भी अगर वहाँ कुछ सोप्स या कुछ केमिकल्स ऐसे यूज़ करके वहाँ के लैंड को थोड़ा एरिड बना दिया होगा, उसका असर तो रह गया है, तो उसको रिवर्स करने का टाइम अभी आ गया है। तो सेम वे अगर आपके सॉइल में 100 साल पहले, 1000 साल पहले लोगों ने बहुत एल्कलाइन बना दिया था वो सॉइल को, पर आपको अगर वो एसिडिक प्लांट्स वहाँ ग्रो करने का भी टाइम है, तो वो एल्कलिनिटी तो तभी ख़त्म होगा ना जब आप वैसे वाले सोप, एल्कलाइन वाले सोप्स यूज़ करना कम करोगे। और कोई कोई सॉइल में एसिडिटी बहुत हाई है, तो वो सॉइल की एसिडिटी तभी भी हाई, मुझे एसिडिटी के बारे में ज़्यादा ठीक से पता नहीं, पर इतना मुझे समझ में आया कि एल्कलाइन सॉइल्स से हार्म आता है, वही एल्कलाइन सॉइल से जो एल्कलाइन सॉइल नेचुरली अल्कलाइन नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के सोप एंड केमिकल यूजेजेस की वजह से जो अल्कलाइन हुआ है वो हार्मफुल हो जाता है। और दूसरा, अगर हम सोप, शैम्पू, फेस वॉश ये सब यूज़ कर रहे हैं उससे अल्कलिनिटी आ सकती है, पर अगर हम सोप, शैम्पू, फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं प्लस घर में ऐसे फिनाइल, लाइजॉल ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक एडेड एलिमेंट है केमिकल पोल्यूशन का। तो घर को साफ़ करने के भी नेचुरल मेथड्स हैं, बायो एंजाइम वाले जो मेथड्स हैं उसमें क्या होता है, बायो एंजाइम्स आपको जिस तरीके से मिलते हैं वो ज़्यादा नेचर अलाइंड मैकेनिज़म्स होते हैं, इसलिए। पर वो बायो एंजाइम में भी बहुत आर्टिफिशियल केमिकल वाले बायो एंजाइम आपने ख़रीद लिए, तो अगेन जितना आप आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड करोगे उतना ख़राबी की तरफ ह्यूमैनिटी जाती है, और जितना नेचर अलाइंड और ऑथेंटिक चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे आपके पर्सनल लाइफ में या आपके ऐसे हॉबीज़ में, या इवन अगर आप डॉक्टर हो तो वहाँ पे भी नेचर अलाइंड थिंग्स करनी है, अगर आप टीचर हो तो वहाँ पे भी आप नेचर अलाइंड थिंग्स कीजिए। तो आप देखोगे जितना ज़्यादा ऑथेंटिक और नेचर अलाइंड चीज़ें करेंगे, बैलेंस अलाइंड चीज़ें करेंगे, तो तब वो अगर ख़राबी की तरफ जा भी रही होगी तो आप उसका रुख बदल के अच्छे की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसे इस अंकल ने किया है, राइट। और तो इस इम्पॉसिबल काम नहीं है एक एरिड लैंड को उपजाऊ लैंड बनाना, पर उसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो एरिड क्यों बना था, वो ख़राब क्यों बना था। तो उनके लैंड में अभी धीरे धीरे अगर वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ऐड करें, वहाँ एग्जिस्ट करने दें, या जो फल भी होते हैं ना, हम फंगिसाइड, अगर वो फंगिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो फंगिसाइड यूज़ करना उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फंगस भी हो रहा होता है ना, तो वो फंगस जो होके आपका फ्रूट अगर सड़ के गिर गया या आपका प्लांट अगर सड़ गया फंगस की वजह से, और आके उसमें कीड़े मकोड़े आके उसको खा रहे हैं, तो कीड़े मकोड़ों को तो आप खाने दीजिए, प्लस सेकंड जो है जो फंगस वाले प्लांट्स हैं, वो फंगस जो है वो भी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए ज़रूरत है थोड़ा, तो वही फंगस वाला फ्रूट जो थोड़ा सा आधा आपके बटरफ्लाई ने खा लिया, आधा आपके बर्ड ने खा लिया, थोड़ा आपके मॉथ या दूसरे इंसेक्ट्स, मुझे पता नहीं और क्या क्या इंसेक्ट्स होते हैं लैंड में, पर कोई और इंसेक्ट आके खा के चला गया, वो अगर आप आपके इसमें डाल देंगे, कंपोस्टिंग में डाल देंगे, तो वो फंगस भी एड करेगा वो सॉइल को सॉफ्टन करने में, क्योंकि फंगस का एक टेक्सचर आपको पता है क्या है, फंगस का टेक्सचर है एक सोपी सोपी टेक्सचर और एक सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्सचर। तो ये लैंड में तो सॉफ्टनेस नहीं है ना, ये लैंड बहुत ड्राई है, तो वो जो ड्राइनेस है, वो ड्राइनेस को सॉफ्ट करने के लिए भी कभी कभी थोड़ा फंगस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि फंगस, एवरीथिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, आपने अगर बैक्टीरिया के बारे में आपको समझ में आया है कि पेट में हमारे गुड बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया होता है, अगर हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया है वो खाना को अच्छे से पचाने देता है, पर जब वो गुड बैक्टीरिया मर जाता है दवाई खा के या केमिकल्स के वजह से, तब हमारे खाने पचते नहीं है। तो ये भी एक और कारण है जब लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है, कि आपने अगर सिर्फ एंटीबायोटिक नहीं खाया पर कोई और दवाई खाई या ऐसा वाला केमिकल लेस्ड फूड खा लिया जिसके वजह से आपके पेट का नॉर्मल बैक्टीरिया मर रहा है, तो उस कारण से भी आपके पाचन शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है आपके खाना को ब्रेक डाउन करने के लिए। इसीलिए बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है जो ब्रेक डाउन कर देता है अपने फूड को, और वो फूड जब ब्रेक डाउन हो जाता है तब जाके न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल को। सेम वे हमारे बॉडी में भी जैसे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स जब जाएंगे तब जाके वो पेड़ को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ना, जब वो सॉइल में वो
पार्टिकुलेट मैटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेम वे हमारे बॉडी में भी वही है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे बड़े बड़े खाने को, फ्रूट को, इतना बड़ा फ्रूट मैंने खाया, वो धीरे धीरे पचा रहा है बैक्टीरिया और दूसरे एंजाइम्स, केमिकल्स हैं मेरे मुंह में भी, वो बायोकेमिकल प्रोसेस इसकी वजह से मेरे मुंह में, मेरे स्टमक में, मेरे इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो वो जब डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट मतलब क्या, डाइजेशन के प्रोसेस में पानी होता है, मतलब हमारा सलाइवा इन्वॉल्व होता है, बॉडी का नेचुरल वाटर जो हम पी के स्टोर्ड रखे हैं बॉडी में, वो वाटर इन्वॉल्व होता है, प्लस दूसरे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बायोकेमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी के बायोकेमिकल्स। तो वो बॉडी के बायोकेमिकल्स एंड बॉडी के माइक्रोब्स, ये दोनों मिलके खाना को धीरे 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है। और वो ही छोटा छोटा पार्टिकल फिर जाके जब खा रहे होते हैं, वो तो सॉलिड फॉर्म में है, पर सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में ब्लड में कैसे जा पाता है? ब्लड में वो तभी जा पाएगा ना जब वो छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सेम वे जो न्यूट्रिएंट्स आप सॉइल को दे रहे हो, वो जब तक वो कंपोस्टिंग, जो कंपोस्टिंग के बारे में वो बता रहे हैं, कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग होता है कि जो एक बड़ा सा पत्ता है वो धीरे धीरे पहले मर जाएगा, मर के सूख जाएगा, सूख के फिर क्रम्बल हो जाएगा, क्रम्बल होके फिर वो ऐसे, जब अगर आपने कोई पत्ता लिया जो क्रम्बल हो जाता है, वो क्रम्बल होके एक इतना बड़ा पत्ता क्रम्बल होके एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का एरिया वाला पाउडरी पार्टिकल हो जाएगा। पर वो भी प्लांट को भी जब खाना है तो वो भी सॉइल में जाके, और माइक्रोब्स अगर उसमें हैं सॉइल में, वो माइक्रोब्स उसको और पचा के और छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा, तब जाके प्लांट उसको और पानी आप जब दोगे वो जगह में, तब जाके प्लांट उसको सक करके फिर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। तो सिमिलर प्रोसेस होता है प्लांट के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी सिमिलर टाइप प्रोसेस हो गया, समझ में आया? तो इसलिए उनको भी बैक्टीरिया की ज़रूरत है, उनको भी फंगस की ज़रूरत है, उनको भी इंसेक्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगस, वो लोग सब मिलके वो प्लांट को छोटी छोटी चीज़ें देते हैं जो प्लांट को ज़रूरी है। और वो हमको दिख नहीं पाता, प्लांट हमको वर्बली नहीं बोल पाएगा, पर प्लांट हमको किस वे में बोलेगा? जब अच्छी चीज़ें आप वो प्लांट को दोगे, वो प्लांट हमको अच्छे फल दे के बताएगा, या वो प्लांट आपको हेल्दी पेड़ पौधे देगा। पर जब हम वो प्लांट हमको वो वैसा खाना देगा जो खा के गला नहीं जलेगा, स्किन इरिटेट नहीं होगा, एलर्जीज़ नहीं डेवलप होंगे। पर जब हम उसको गंदे गंदे खाना दे रहे हैं, तो या तो वो जो केमिकल्स ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उस पर वो केमिकल ही उसके अंदर जा रहा है करके हमारे लिए भी जो इरिटेटिंग है छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लिए, वो इरिटेटिंग हमारे बॉडी के लिए भी बन जाता है। तो या तो वो डायरेक्ट केमिकल का ही असर हमको फूड एलर्जीज़ दे सकता है, या दूसरा जो है वो केमिकल ना दे, वो केमिकल के असर के वजह से वो प्लांट के अंदर ही कुछ ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेसेस चालू हो जाएंगे जो हमारे स्किन को फिर एलर्जी देंगे, पेट को जलाएंगे और दूसरे इलनेसेस हमको देंगे। तो हमारी बीमारी अगर ठीक करनी है हमको धीरे धीरे और हेल्दी लाइफ की तरफ जाना है, तो जितने स्टेप्स हम हेल्दियर चीज़ें करेंगे अपने प्रैक्टिसेस में, उतने ज़्यादा हम हेल्दी रह सकते हैं। आई होप दिस वाज मीनिंगफुल, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच।